योगी सरकार का एक साथ, योगी सरकार कितनी असरदार, इंडिया न्यूज पर। तो योगी सरकार कितनी असरदार, योगी सरकार के एक साल पूरा होने पर इंडिया न्यूज का एक खास कार्यक्रम मंच इस वक्त लखनऊ में चल रहा है, जिसमें अब मंचासीन हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। के अगले सेशन की हम शुरुआत करते हैं। एक बेहद खास मेहमान इस वक्त मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। मैं अनुरोध करूंगी आईटीवी नेटवर्क के फाउंडर और प्रमोटर कार्तिकेय शर्मा जी भी स्टेज पर हैं इस वक्त, वो अखिलेश जी का स्वागत करें। और अब मैं इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी से कहूंगी कि वो अब इस मंच को आगे संभालें और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, बहुत बहुत गुड इवनिंग। और आप सब लोग इस कार्यक्रम में सुबह से जुड़े हुए हैं, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इतनी भारी संख्या में आप अखिलेश जी को सुनने आए हैं, मैं समझ सकता हूं कि अखिलेश जी की पॉपुलैरिटी अब कहां तक चली गई है। भारतीय राजनीति में ऐसे कम युवा चेहरे हैं जिन्होंने खुद एक राजनीतिक परिवार से निकलने के बाद अपनी एक पहचान और अपनी एक छवि बनाई है। अखिलेश यादव उनमें से एक नहीं, अखिलेश यादव जी उनमें से केवल एक है और इस काम के लिए अग्रणी है। मैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर उनका स्वागत करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर उनका स्वागत करता हूं। और मैं क्या बात भावी मुख्यमंत्री से कर रहा हूं या भावी प्रधानमंत्री से? माइक 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 जवाब दीजिए आप। मैं भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं या भावी प्रधानमंत्री? हालांकि चुनाव दोनों ही नहीं है अभी। नहीं, 2019 मतलब सामने ही है। और दो चुनाव होने हैं, 19 और उसके बाद 22 का। उससे पहले कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र में कोई कहीं पहुंच सके। मैं तो भावी कह रहा हूं। 22 का बहुत इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं तो 19 की बात कर रहा हूं, इसीलिए तो पीएम कह रहा हूं। लेकिन 19 की बात कर रहा हूं। 19 का ये हो सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश हमेशा प्रधानमंत्री देने का काम करता है। पिछली बार का भी आपको याद होगा, जो आज प्रधानमंत्री हैं वो चुनाव कहीं भी लड़ सकते थे और उस समय अच्छे दिन के हालात ऐसे थे कि वो कहीं खड़े हो जाते तो वो शायद वहीं से जीत जाते। लेकिन उन्होंने तय तो उत्तर प्रदेश ही किया था। वो इसीलिए किया था क्योंकि जो उत्तर प्रदेश से जीत करके जाता है वही जाकर के प्रधानमंत्री बनता है। तो अभी जो माहौल दिखाई दे रहा है, माहौल ये है कि जनता परिवर्तन चाहती है। जनता से जो वादे किए गए थे, आज कोई भी वादा ऐसा नहीं जो पूरा दिखता हो। बीजेपी की सरकार ने तमाम वादे जनता को किए थे और उसमें ऐसे वादे शामिल हैं जो आज भी 5 साल केंद्र सरकार के हो गए और यूपी के भी 2 बजट चले गए। शायद अभी भी जनता देख रही है, इंतजार कर रही है कि आखिरकार उनको मिलेगा क्या। किसान की कर्ज माफी कुछ पैसों में ही सिमट गई। पूरे किसानों की कर्ज माफी 80,000 करोड़ रुपए दिए। योगी जी ने फिगर बताया, ऑथेंटिक फिगर है ये। मुख्यमंत्री जी ने खुद मुंह से बोला आपने। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, ये अच्छा हुआ कि जब से 2 रिजल्ट आए हैं, मुख्यमंत्री जी विकास की बातें करने लगे हैं और मुख्यमंत्री जी कहने लगे कि स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और तमाम जो केंद्र सरकार के कार्यक्रम थे वो बताने लगे। अपना क्या कार्यक्रम उन्होंने तय किया ये तो बताते। ये अच्छा हुआ कि उन्होंने कहा इतने किसानों का, किसी एक किसान का नाम बताया कि किस किसान का कर्ज माफ हो गया। ये स्वीकार करते हैं कि पैसा था, दिया गया, लेकिन नियम इतने लगा दिए कि उन नियमों से सभी किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, बल्कि वादा यह किया गया था कि हम सभी किसानों का कर्ज माफ करेंगे। लघु और सीमांत कहा था उन्होंने। ये भाषा बाद में बनी, ये मंचों से भी कही गई, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर के कहा कि
बीजेपी की सरकार आ जाने दीजिए, आपका पूरा का पूरा कर्जा माफ हो जाएगा। सच्चाई तो यह है। लेकिन बाद के नियम जो थे, जो आप कह रहे हैं, उसके अंदर भी नियम ऐसे बना दिए कि सभी किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। सरकार कम से कम यह बताए कि उनका पैसा जो बजट में रखा गया था, आखिरकार 36,000 करोड़ रुपए में कितना खर्च हुआ है। और अगर 80 लाख मुख्यमंत्री जी बता के गए हैं और बजट में 36,000 करोड़ रुपया था, तो इसका मतलब कितना कर्ज माफ हुआ है किसानों का, कितना माफ हुआ होगा? नहीं, वेबसाइट पे पूरी जानकारी होगी, नाम होंगे। 36,000 करोड़ के नाम तो अभी तक हमने नहीं ढूंढ पाए कि आखिरकार कौन कौन किसानों के कर्ज माफ हुए। और फिर अगर कर्ज माफी था तो बांदा में, हमीरपुर में और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में किसानों ने आत्महत्या कैसे कर ली कर्ज को लेकर के? उनका कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ? कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से कर्ज माफ नहीं हुआ होगा। तो ये जो आंकड़े सरकार बता रही है, ये आंकड़े सच्चाई के आंकड़े नहीं हैं। और अगर सच्चाई के आंकड़े होते तो शायद गोरखपुर और फूलपुर भी किसानों ने इन्हें ही वोट दे दिया होता, हम ज्यादा वोटों से हार गए होते। अच्छा, मुझे यह बताइए कि 2017 में आप डिफरेंट एजेंडा लेके चले थे। शायद उस तरह का एजेंडा लेकर कोई पॉलिटिकल पार्टी उतनी गति से नहीं चलती। आप विकास के नाम पे वोट मांगा, आपने हाईवे की बात की, आपने मेट्रो की बात की, आपने सड़क की बात की, आपने सभी तरह की बातें की। क्या आपको गोरखपुर और फूलपुर जीतने की खुशी ज्यादा है या 2017 की टीस? सॉरी, आपको थोड़ा रिवाइंड ले जा रहा हूं, फिर फॉरवर्ड ले जाऊंगा, इसीलिए मैंने फॉरवर्ड सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। देखिए, जो 2017 का चुनाव था, हम समाजवादी लोग ये सोच रहे थे कि सरकार बनेगी और जनता हमें मौका देगी, और पूरा का पूरा चुनाव हमने काम पे लड़ा। कहीं हमने जात की और धर्म की बात नहीं की होगी, लेकिन बीजेपी ने एक हिस्से से उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से तक केवल लोगों को बहकाया और जात और धर्म के नाम पर वोट मांग करके काम को हराने का काम किया। मैं तो कहता हूं कि समाजवादी लोगों ने एग्जाम्पलरी काम किए हैं। कम से कम उदाहरण हम दे सकते थे। हमें उस समय लगता था कि शायद यही काम है जिस काम से समाजवादी लोग सत्ता में आएंगे। लेकिन बड़े सपने दिखाए बीजेपी के लोगों ने। उनके जो संकल्प पत्र है, अभी मैं संकल्प पत्र पर नहीं गया हूं, जो बातें संकल्प पत्र में रखी हैं, क्या एक भी पूरी की उन्होंने? चुनाव विकास पे किया ही नहीं बीजेपी ने। बीजेपी ने कहा कि इस सरकार में कब्रिस्तान और शमशान की बात हो रही है, दिवाली और रमजान की बात हो रही है। सोसाइटी को सीधा सीधा वर्टिकल डिवाइड करने का काम अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो शायद वो लोगों को बहकाते रहे, हम अपने काम को लेकर के जनता को समझाते रहे। बहकाने से ज्यादा वोट मिल गया, समझाने वाले फिर हार गए। ठीक है, मैं आपकी बात को कह रहे हैं आप, तो मैं आपकी बात को तर्क के तौर पर मानता हूं। लेकिन अभी अभी हाल ही एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि देखिए, एक साल में एक भी दंगा नहीं हुआ और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कई दंगे होते रहे। ये उनका कहना था, ये उनका स्टेटमेंट था। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल कितने दंगे हुए थे? ये उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार एक काम करिए, आप 2017 से पहले यही मुख्यमंत्री जी के जरा भाषण सुन लीजिए और आपको पता लग जाएगा कि दंगा कौन कराता था। आप हम पे आरोप समाजवादियों पे ना लगाएं, केवल इनके भाषण सुन लीजिए। और जो इन्होंने केस खुद वापस लिए हैं, वो धाराएं समाजवादी लोगों ने नहीं लगाई, हमारी सरकार की धाराएं नहीं थी। आखिरकार उन पे धाराएं क्या क्या थी? तो कम से कम मुख्यमंत्री जी ये तो बता देते कि उनके भाषण कैसे थे, जनता में वो क्या कहते थे। और जहां तक दंगे का सवाल है, इन्हीं की होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट, दिल्ली में कोई दूसरी पार्टी की सरकार नहीं है, इन्हीं की सरकार है। और इन्हीं की सरकार ने स्वीकार किया है कि दंगे कितने हुए हैं। और शायद जो आंकड़े आ रहे हैं पुराने मिलाकर के और इनकी सरकार के आंकड़े मिला रहे हैं, देश में सबसे ज्यादा अगर दंगा कहीं हुआ है तो इन्हीं की सरकार में दंगे हुए हैं। लेकिन वो तो साफ डिनाई करते हैं, वो तो कहते हैं मेरी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। इसीलिए मैं कागज लेकर के आया हूं, मतलब कि मैं जानता था सबूत आप साथ लाए हैं। मैं एकदम कागज इसीलिए साथ लेकर के चल रहा हूं क्योंकि शायद मेरी बात, क्योंकि मैं पॉलिटिकल हूं, एक पार्टी से संबंध रखता हूं, मेरी बात नहीं मानी जाएगी। होम मिनिस्ट्री तो इन्हीं की है। होम मिनिस्ट्री के जो आंकड़े हैं वो तो आज भी कोई भी गूगल करना चाहेगा, आज आंकड़े मिल जाएंगे। और गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए जो 2017 के आंकड़े हैं
उसमें सबसे ज्यादा घटनाएं अगर कहीं हुई हैं तो उत्तर प्रदेश में घटना हुई हैं। ये होम मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं। और लोकसभा के एक प्रश्न में गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर, उन्होंने यही कहा कि सबसे ज्यादा अगर दंगे कहीं हुए हैं तो उत्तर प्रदेश में दंगे हुए हैं। तो ये दोनों आंकड़े हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं है, इन्हीं के सरकार के, इन्हीं के मंत्री बता रहे हैं। तो आप एक वक्त ये भी था, मैं आपसे काउंटर सवाल करना चाहता हूं, एक वक्त ये भी था जब सैफई महोत्सव चल रहा था और उत्तर प्रदेश के एक पार्ट में दंगे चल रहे थे। जो मुजफ्फरनगर में हुआ, जो समाजवादी सरकार में हम जितना रोक सकते थे रोका, जो कार्रवाई कर सकते थे किया, वो दुर्भाग्य था। लेकिन उसका महोत्सव से नहीं जोड़ना चाहिए। अब तो महोत्सव बराबर हो गए, गोरखपुर में भी महोत्सव हो गया, अब महोत्सव की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। तो मतलब मुख्यमंत्री जी ने भी महोत्सव मना लिया अपना, और अभी जनता ने जो महोत्सव मनाया है वो शायद ऐसा महोत्सव है बहुत दिनों तक याद रखेंगे ये लोग। आप क्या कहेंगे? गोरखपुर और फूलपुर की जीत, उसके साथ साथ तीसरी एक सीट बिहार में जीती, तो आप क्या कहेंगे, ये मोदी जी के लिए या बीजेपी की केंद्रीय सरकार के लिए एक सुनामी है जिसको आप लेकर आए? हालांकि चुनाव भी समय है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हालांकि अब काम के लिए तो कुछ नया काम नहीं कर सकते क्योंकि बजट पेश कर चुके हैं। जो उन्हें जनता को देना था, जो बजट के माध्यम से सुविधाएं देनी थी, वो तो अब दे चुके हैं, क्योंकि 5 बजट केंद्र सरकार अपने पेश कर चुकी है। कोई नया बजट नहीं आना है। तो काम के पैमाने पर कोई नई चीज नहीं आने वाली है, क्योंकि बीजेपी है, अपनी जेब में एक पुड़िया लेके चलते हैं, पता नहीं कौन सी बात कब कह देंगे, कौन सा ऐसा मुद्दा लाएंगे जो जनता उसी हिसाब से चलने लगेगी। इसलिए हम तमाम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा, और सवाल कोई भी उठे, कम से कम हमें इनसे सवाल पूछना पड़ेगा कि आपने किसान को क्या सुविधाएं दी, आपने मजदूरों को क्या सुविधाएं दी, आपने जो वादा किया था छात्र नौजवानों से कि आप नौकरी और रोजगार देंगे, आखिरकार कितने लोगों को आपने नौकरी और रोजगार देने का काम किया। डाटा भी देने की बात कही थी। अब तो क्योंकि 5 बजट मैंने कहा पूरे हो चुके हैं, अब क्या देंगे वो? नहीं, मैं यूपी की बात कर रहा हूं। डाटा देने की बात कही थी उन्होंने, डाटा संकल्प पत्र में जो नेटवर्क का डाटा होता है ना। आपने लैपटॉप दिए थे, उन्होंने डाटा दिया। देखिए, इनको मैं बीजेपी के लिए कह सकता हूं, इन्होंने कहा स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आखिरकार बताएं तो सही, स्मार्ट सिटी होता क्या है? मुख्यमंत्री जी गए बुंदेलखंड में, कहा उन्होंने झांसी में कि हम झांसी में मेट्रो बनाएंगे और झांसी को सीधा हम जोड़ देंगे दिल्ली से। अगर झांसी को दिल्ली से जोड़ोगे तो उत्तर प्रदेश ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर, उसके बाद पूरा मध्य प्रदेश है, फिर इटावा आ जाता है। तो ये कौन सा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं? और झांसी में मेट्रो कौन सी आ जाएगी? उन्होंने कहा हम गोरखपुर में भी मेट्रो लाएंगे। हमारा इंतजार रहेगा पूरे 5 साल कि झांसी में और गोरखपुर में कब मेट्रो बनेगी। ये जो मेट्रो लखनऊ में दिख भी रही है, ये समाजवादी सरकार की देन है कि आज 12 ट्रेनें आ गई हैं। और डाटा बहुत छोटी चीज है, डाटा बहुत छोटी चीज है। इसलिए छोटी चीज मैं बोलता हूं कि जब समाजवादी सरकार थी तो यहां जियो जब लॉन्च हुआ, हमने हजरतगंज में पूरा का पूरा वाईफाई फ्री लॉन्च किया था, और आज भी शायद फ्री होगा वहां पर। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, आपने किसानों की बात कही, वो तो साफ कह रहे हैं कि गन्ना उगाने वाले जो किसान थे उनका पेमेंट कर दिया हमने। आज भी ये दावा है सरकार का? ये दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन आज भी हजारों करोड़ रुपया किसानों का चीनी मिलों पर बकाया है। ये है सच्चाई। और जो गन्ना मंत्री हैं, बट ये सच्चाई आपकी सरकार में भी थी, आपकी सरकार में भी पेमेंट नहीं हुआ उनको। जहां पेमेंट का सवाल है, चीनी मिल जब संकट में थे उस समय पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि समाजवादी सरकार ने अपने बजट में 2000 करोड़ रुपया किसानों को सीधा सीधा देने का काम किया था। शायद आजादी के बाद बजट में किसानों को किसी ने पैसा नहीं दिया होगा। और हम तो ये कहते हैं कि जहां से गन्ना मंत्री आते हैं, उनका जो गृह जनपद है, वहां भी अभी बकाया है, चीनी मिलों का अभी भी बकाया है, किसानों को पैसा नहीं मिला। इसीलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी ये समझती है कि जो वो कहते हैं वो सच है। कम से कम
2 लोकसभाओं से तो सीख लो कि जनता क्या कह रही है। कम से कम 2 लोकसभा का तो पैमाना मानिए। नहीं, वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ भी है, सबका विकास भी हो रहा है। उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं कि पहले से ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। उन्हीं के विधायक धरना दे रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो उन्हीं के धरना दे रहे हैं। और फिर सबका साथ सबका विकास, एक तरफ तो ये समाजवादी शब्द से ही चिढ़ रहे हैं, जो कि संविधान का शब्द है। मैं उनसे जानना चाहता हूं, समाजवादी विचारधारा में या समाजवादी व्यवस्था में और सबका साथ सबका विकास में क्या फर्क है, हमें ये बता दो। नहीं, समाजवादी पार्टी है भाई, आपकी पार्टी का नाम जुड़ा हुआ है। आप तो कह रहे हैं समाजवादी योजनाएं, समाजवादी व्यवस्था, बीजेपी समाजवादी योजनाएं कैसे चला सकती है? समाजवादी व्यवस्था में सबका साथ सबका विकास क्या नहीं आता? ये केवल नारा देकर के जनता से वोट लेना जानना चाहते हैं। नहीं, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, राजनीति में 3 चीजें फेमस है, नारा, नखरा और नाटक। ये जो तीनों करेगा वो चुनाव जीतेगा। तो फिर बीजेपी कहना ही नहीं चाहिए, ये 3 नारों से बीजेपी को कह देना चाहिए यही है बीजेपी। नहीं, मैं बीजेपी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं कि इसी से चुनाव जीते जाते हैं। तो यही 3 चीजें तो बीजेपी बहुत अच्छा कर लेती है। मैं आपसे एक कदम और आगे बढ़ना चाहता हूं, नारे, नखरे और नाटक। नारा तो आपने भी दिया था, वो साथ है और साथ चलें, क्या नारा था आपका? मैं भूल भी गया। वो राहुल जी अभी भी है, हम साथ साथ हैं, वो अभी भी साथ है। ये अलग बात है कि और दलों का भी इस चुनाव में हमने साथ लिया, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई थी। सरकार से आप लड़ रहे थे, बीजेपी से आप लड़ रहे थे, तो जो दल सहयोग कर रहे थे हमने सबका साथ लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कांग्रेस से कोई रिश्ता खत्म हो गया। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, चलिए आपने खुद अलायंस की बात की, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि लालजी टंडन को मायावती जी ने राखी बांधी, वो आप गई, वो ये रिश्ता कैसे जुड़ गया? देखिए, मैंने उनको हमेशा बुआ ही कहा, कभी बुआ के अलावा मैंने नहीं कहा। और शायद इससे ज्यादा सम्मान और क्या रिश्ते में दिया जा सकता है, मुझे कोई बता दे। क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन, जिस तरह की बात चल रही है 2019 में होने की बात हो रही है, तो अगर ऐसा होता है तो उसका रूप और स्वरूप क्या होगा? अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन हालांकि चुनाव बहुत समय है अभी इसमें। ये हमारी एक्सरसाइज है और ये हमारा पॉलिटिकल किस तरीके से हम एक दूसरे का साथ देंगे अभी बता देंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते ही नहीं कि कुछ ऐसा हो जाए। तो मतलब मास्टर प्लान तैयार है? मैं ये कह सकता हूं कि आगे की रणनीति क्या है अभी बताना ठीक नहीं है। अच्छा, और क्या मास्टर प्लान में कांग्रेस भी शामिल होगी? मैं कह रहा हूं कि आगे की रणनीति बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए। नहीं, मैं एक सवाल पूछता हूं यहां पर, सिर्फ एक सवाल जानकारी के लिए, तो मैं धीरे धीरे आपको खोलूंगा कि आप कितने खुल नहीं पाते हैं और कितने खुल पाते हैं। मुझे आप ये बताइए कि जो बीएसपी का समर्थन था, क्या इसको लेके आपकी कोई पीछे के दरवाजे से या आगे के दरवाजे से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी? आपको पता था कि बीएसपी आपको समर्थन देगी, या अचानक आपके लिए ये एक चौंकाने वाला फैसला था? देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और शायद ये पहली पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी जो बीजेपी को समझ में नहीं आई। इसका मतलब मैं ये मानूं कि तैयारी पहले से थी, वो और भतीजे की बात हो चुकी थी। मैं आपको फिर कहता हूं कि अगर हमारी स्ट्रैटेजी को कोई जान जाए तो फिर हम पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? नहीं, अब तो हो गया, अब तो रिजल्ट आ गया अखिलेश जी, अब तो रिजल्ट आ गए और आप जीत गए, और जो जीता वही सिकंदर। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि क्या बुआ और भतीजे की पहले बात हो चुकी थी या अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी? देखिए, मैं फिर कहता हूं, जो स्ट्रैटेजी होती है वो जानना नहीं चाहिए किसी को भी। तो पत्रकार का काम है कि स्ट्रैटेजी को बाहर निकाले। लेकिन ऐसे पूछोगे तो कभी नहीं जान पाओगे। नहीं, मैं दूसरे तरीके से पूछ लेता हूं। अभी मैं आगे बढ़ता हूं, कार्तिक जी। अच्छा, चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि स्ट्रैटेजी का बताना ठीक नहीं है शायद, लेकिन स्ट्रैटेजी के बाद कुछ ऐसी चीजें निकल के आएंगी जिनके ऊपर अपना स्टैंड करना पड़ेगा क्लियर। तो वो स्ट्रैटेजी का फॉल आउट होता है जिसको कहते हैं। स्ट्रैटेजी तो उस पॉइंट तक रहती है जब तक आप उसको एक्शन में ला रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो उसका फॉल आउट होगा, यानी कि जो कि सवाल पूछे जाएंगे या कि जो
जाहिर सी बातें सामने आएंगे, तो उनको लेकर हम आपसे कुछ जानकारी चाह रहे हैं। देखिए, बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, मैं और बहुत सारे जवाब भी दिए जा सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में भविष्य में क्या होगा ये बताना ठीक नहीं है, क्योंकि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी से आपका मुकाबला है। और ये सब बीजेपी ने ही हमें सिखाया है, हम कहीं और से नहीं सीखे। हम तो एक्सप्रेस वे बता रहे थे, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे थे, समाजवादी पेंशन बता रहे थे, डायल 100 बता रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जात जोड़िए, इसको भी मुख्यमंत्री बना दो, उसको भी मुख्यमंत्री बना दो। अभी आपके बीच आए होंगे डिप्टी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इन्हें ही बनना था मुख्यमंत्री, लेकिन मुझे कोई बता रहा था कि सदन में इतना खुश थे उप मुख्यमंत्री कि मुख्यमंत्री भी हार रहे हैं। तो सोचो कैसी सरकार है। नहीं तो उप मुख्यमंत्री भी हार गए, ये भूल गए। जो खुश हो रहे थे वो भी हार गए। नहीं, उप मुख्यमंत्री को पहले पता था कि वो हार रहे हैं, और वो तब तक संकट में थे कि अकेले हारेंगे तो क्या होगा। उन्हें ज्यादा अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री भी हार गए। सोचो ऐसी पार्टी, और ऐसी पार्टी को सरकार चलाने वाले हो, तुमसे क्या उम्मीद करोगे। इसलिए आप अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल छिपा के रखिए। और फिर आपने कहा वो उप मुख्यमंत्री वो थे जो मुख्यमंत्री कार्यालय में चले गए थे, उन्हें लगा कि वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, वो चले गए कार्यालय में, अपना नाम लिखवा लिया, डीजीपी होम सेक्रेटरी की मीटिंग बुलवा ली। तब तक मुख्यमंत्री जी को पता लग गया कि कोई उप मुख्यमंत्री उनकी कुर्सी पे बैठ गया। वो वापस आए, वो तख्ती डस्टबिन में फेंक दी गई। आज तक उप मुख्यमंत्री उस मुख्यमंत्री के कार्यालय में नहीं बैठ पाए। नहीं, ये सच है कि नहीं है। मैं एक कदम तो ये स्थिति है जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं उनकी, और वो कहते हैं हम गड्ढा भर देंगे। नहीं, भर गए गड्ढे, आज तो दावा हुआ है। कौसाम्बी में गया था, खुद मैं कौसाम्बी के रास्ते में देखा, जब मैं एयरपोर्ट के पास गया, इतने गड्ढे थे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप पूछ लीजिए जो इलाहाबाद जाता हो एयरपोर्ट के रास्ते से, बताओ सड़क पे गड्ढे थे कि नहीं थे। कोई गड्ढा नहीं भरा गया, और पैसे का ही नहीं पता लगा पैसा कहां चला गया। नहीं, मुझे आप कह रहे हैं कि कोई गड्ढे नहीं भरे गए, कुछ जगह भरे गए। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार में आई थी तो उन्होंने बोला था कि ये गड्ढे समाजवादी पार्टी सरकार ने ही खोद रखे हैं और हम इसको भरेंगे। मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये कहा, और मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा सदन में, मैंने कहा जब भी ये गड्ढा मुक्त और गड्ढा भरने की योजना आती है तो दो लोग बहुत खुश होते हैं, एक इंजीनियर और दूसरे ठेकेदार। आप ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मैंने ये कहा था। एक को छोड़ गए आप, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, एक को छोड़ गए आप। मैं आगे बढ़ता हूं। आप मुझे ये बताइए कि 2019 की जो बात है उसमें अगर आपको नहीं लगता कि जब तक आप सभी लोग एक साथ नहीं होंगे भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, सवाल बीजेपी को हराने का नहीं है। सवाल यह है कि देश की जो तमाम समस्याएं उनका समाधान कौन करेगा। यह किसान का बड़ा सवाल है। मान लीजिए महाराष्ट्र में किसान पदयात्रा कर करके सरकार और मुख्यमंत्री से अपने लिए योजनाएं मांग रहे हैं। पूरे देश में जगह जगह लोग आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो और हिस्से देश में हो। वहीं बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, इतनी बड़े पैमाने पर बढ़ गई कि आने वाले 10 साल में ये लगेगा कि जितनी हमारी आबादी है उस आबादी में 100 करोड़ तो बेरोजगार होंगे। तो ये बड़े सवाल हैं। आप बेरोजगारी दूर नहीं कर रहे, और आखिरकार आपके पास लॉन्ग टर्म प्लान क्या है इस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए। दिया ना, अगर आप इकोनॉमी को ग्रो नहीं करा सकते, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं ग्रो करा सकते, तो आप रोजगार और नौकरी का इंतजाम नहीं कर सकते। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे तेजी से बढ़ रहा है देश में, एक सेक्टर ऐसा है। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश को हमने बहुत दूर से देखा है, आसपास देखा है। हमें यह बताएं इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं, कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं। दिल्ली मेरठ हाईवे बन रहा है, एनएचआई की जो सड़कें बननी थी न जाने कितना पीछे चल रहे हैं। मैंने खुद जीटी रोड मांगा था जब मैं मुख्यमंत्री था, मैंने कहा पूरा क्लियर कर रहा हूं मैं, आप हमें दीजिए जीटी रोड को 4 लेन और 6 लेन कर दीजिए। आप देख लो जीटी लेन क्या 4 लेन 6 लेन हो गई। एक सड़क जो गोरखपुर सलीमपुर होकर के बनारस बन रही थी, आज भी टेंडर चल रहा है, काम हो रहा है। किस जमाने की सड़क बनती है एनएचआई? कांग्रेस के जमाने में कभी स्वीकृत हुई थी। और फिर
एक्सप्रेसवे जब हम 23 महीने में बना सकते हैं, तो आपको क्या है कि आप क्यों नहीं जल्दी बना सकते? नहीं, पर आप ये नहीं मानते? और बिजली को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर, आप मान लीजिए सड़क है, बिजली का सेक्टर है, हेल्थ का सेक्टर है, आप बताइए बिजली में कौन सा बड़ा आपने काम कर दिया? नहीं, वो कह रहे थे 4-5 वीआईपी जिले होते थे, उनके सिवा कहीं लाइट ही नहीं होती थी, जहां अंधेरा होता था शुरू वहां यूपी आ जाता था। ये खुद मुख्यमंत्री बोल के गए। और 5 वीआईपी जिलों को छोड़ के उनको वहां 24 घंटे बिजली मिलती थी, बाकी जगह मिलती नहीं थी। मैं पिछले 1 साल से यही बात सुन रहा हूं, 4 वीआईपी जिले, जातिवाद, परिवारवाद। कम से कम एक साधु, एक संत और एक योगी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। और इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसलिए मैं बात बोल रहा हूं, अगर उन्होंने एक भी यूनिट बिजली की बनाई हो तो हमें बता दें। भूल जाइए हमारे वीआईपी जिले, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं कि मुख्यमंत्री जी ये बता दें, अपने गोरखपुर में एक सब स्टेशन जो आपने 1 साल में बनाया हो हमें बता दें। अगर एक भी सब स्टेशन बनाया हो तो बता दें। ट्रांसमिशन लाइंस, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो बेहतर किया है, उसमें समाजवादी सरकार का योगदान है। और मैं याद दिला दूं उनको, जिस समय बनारस से भारतीय जनता पार्टी जीती, प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र था, वहां के सबसे सीनियर जो विधायक थे वो धरने पे बैठ गए थे। और धरने पे बैठने के बाद उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे बिजली बनारस को चाहते हैं। और उस समय मैंने उन्हें बुलाया, मैंने उनकी बात मानी और बनारस को मैंने उसी दिन 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का फैसला ले लिया। और उस समय मैंने कहा था, उस समय जो 2 सीनियर बीजेपी के नेता हमें मिले थे, वो खुद और आदरणीय लालजी टंडन जी, मैंने उनसे कहा कि सरकार आपकी है दिल्ली में, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश का कोटा बिजली का बढ़ा दो। 325 विधायक हैं, 73 एमपी हैं, अगर उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा इन्होंने बढ़ाया हो तो हमें बता दें आप। नहीं, मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं कि पीयूष गोयल ने ऑन रिकॉर्ड आप पर आरोप लगाए थे कि अखिलेश जी वहां पर विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये ऑन द रिकॉर्ड था। और मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपने ऐसा कुछ किया था मुख्यमंत्री रहते हुए या उनका कैंपेन था? मैं आपको बता दूं, वो मंत्री बिजली विभाग में थे, अगर अच्छा काम कर रहे थे तो रेल में क्यों चले गए? नहीं, रेल को भी जरूरत थी ना, अच्छे मंत्री। अगर बिजली अच्छा काम कर रहे थे बिजली में तो आखिरकार गए क्यों? नहीं, ये तो और प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। अच्छा, ठीक है, प्रेरोगेटिव था, मैं मान ली बात, ठीक है, कि बिजली में बहुत अच्छा काम किया था, रेल में बहुत, उससे भी अच्छा काम करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, और आज तो मैं सरकार में नहीं हूं, नंबर ऑफ कनेक्शंस किसने बढ़ाए? जो मैंने आंकड़े आपको दिए सबस्टेशन के, ट्रांसमिशन लाइन के या जनरेशन में, आप बताइए केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं आई होंगी, सबसे जिम्मेदारी से अगर तेजी से किसी ने काम किया था तो समाजवादी सरकार थी। और उस समय भी देश में सबसे ज्यादा अगर बजट मांगने के काम कोई कर रहा था तो उत्तर प्रदेश की सरकार थी, और हमें बजट नहीं देते थे, वो जानते हैं इस बात को, और मैंने खुद मीटिंग की उनके साथ। इसलिए उनका कहा हुआ, किस जमाने का कहा हुआ, वो हम सच नहीं मानते। अखिलेश जी, आपने कहा कि 2017 का जो चुनाव था वो काम के ऊपर और काम के मुद्दों के ऊपर आपने लड़ा, और आपने बीजेपी की जिस तरह की राजनीति रही और आपने उनसे सीख के स्ट्रैटेजी बनाई है, तो क्या मानना पड़ेगा कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का कोर्स बदल दिया है? जो बीजेपी ने किया, और वो मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा जातिवादी पार्टी अगर कोई देश में है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि जिस समय हम लोग काम की बात कर रहे थे, एक्सप्रेसवे और सड़क की बात कर रहे थे, या उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर ले जाने की बात कर रहे थे, उस समय इन्होंने जात के आंकड़े बना करके, जातियों को जोड़ करके, अपना दल, ये दल, सबको सपना दिखा करके कि सब जातियों में से एक एक मुख्यमंत्री बनेगा, सबको ये काम इन्होंने ही किया। और धर्म को लेकर के इतना जहर किसी ने नहीं घोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने जहर घोला है। नहीं, लेकिन आप भाषा सुनिए, अगर ये गोरखपुर और आपका फूलपुर जीत गए होते, ये तो सदन में कहा था कि मैं हिंदू हूं, मैं जानता हूं अगर जीत गए होते तो ये चौराहों पर हवन कराने लगते। ये ऐसे लोग हैं। तो हवन कराना कोई बुरी बात तो नहीं, लेकिन चौराहे पे कराना नहीं ठीक है, चौराहे पे नहीं ठीक कराना। और सदन में आप नहीं कह सकते, क्योंकि आप शपथ लेते हो,
आप संविधान की शपथ लेते हो, आप कैसे कह सकते हो कि आप लेकिन मैं उन्होंने हिंदू तो सिर्फ हूं, इतना कहा। मैं ईद या मैं वो नहीं मनाता हूं? आप नहीं कह सकते। फिर आपने शपथ कैसे ले ली? आपने ईश्वर को साक्षी मान करके शपथ ली थी। अगर ये कोई बात पूरे मैदान में सबने देखा होगा, आज भी रिकॉर्डेड होगी। एक तरफ तो आप संविधान की शपथ ले रहे हैं ईश्वर को साक्षी मान करके, और सदन में क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी, पॉलिटिकल डिस्कोर्स एक अलग चीज होती है, स्ट्रैटेजी एक अलग चीज होती है, और तीनों को हमको अलग अलग करके देखना चाहिए। अगर समाजवादी की बात करें तो समाजवादी कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि अगर वो हिंदुइज्म की राजनीति कर रहे थे, हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे, तो आप सांप्रदायिकता के संघर्ष के नाम पे वोट मांग रहे थे, सांप्रदायिकता के लिए वोट मांग रहे थे और एमवाय समीकरण बना रहे थे। हम तो दूसरी बात कहते हैं, आप हमारे खिलाफ किसी से नफरत मत फैलाइए। एक जाति को दूसरी जाति से लड़ा देते हो, कह रहे हो इन्होंने सब कुछ ले लिया, तीसरे से कहते हैं कि इसने छेड़ सब कुछ ले लिया। आज आपके पास आधार है, आप आधार से जोड़ करके सबको गिन लीजिए। किसने रोका है आपको? आप क्यों नहीं आधार से जोड़ते हैं सबको? आप मोबाइल जोड़ रहे हो, रजिस्ट्री जोड़ रहे हो, आपका राशन कार्ड जुड़ गया, आपकी तमाम फैसिलिटी जोड़ दी आपने आधार से। हम सबको भी जोड़ दो और गिनती कर लो, और गिनती करके आधार के हिसाब से हमें हक दे दो। हक क्यों नहीं लेते हैं आप? क्यों नफरत फैलाते हो हमारे और किसी और के बीच में? लेकिन अखिलेश जी, ये जो जुमला है ये मंदिर मूवमेंट के बाद शुरू हुआ, और मंदिर मूवमेंट के बाद एक सफल एक्सपेरिमेंट हुआ कि कल्याण सिंह इतने बड़े नेता थे, बाबरी का ढांचा गिराया गया या बाबरी मस्जिद गिराई गई, जो आप उसको कह लें, विवादित ढांचा कह लें। मैं ये जानना चाहता हूं, तब आपके पिताजी ने और मायावती और कांशीराम जी ने एक बड़ा स्ट्रांग अलायंस बनाया, उसके बाद बीएसपी और संबंध समाजवादी पार्टी के कितने कड़वे हो गए आप जानते हैं। तो इस कड़वे संबंधों में आपने मिठास कैसे बोली? मैं पुरानी बात भूल गया, और जो पुरानी बात भूल जाएगा उसी के संबंध आने वाले समय अच्छे होंगे। और हमारे कभी संबंध खराब नहीं हुए, हमने उन्हें हमेशा सम्मान देकर के ही बुलाया है। नहीं, लेकिन जो बिटरनेस थी, जिस तरह की बातें होती थी एक दूसरे के बारे में, मैंने कभी नहीं की होगी। ये तो सब रिकॉर्डेड है। जब से मैं आया हूं राजनीति में तब से तो सब चीजें रिकॉर्डेड हैं। हमने तो कभी नहीं कहा होगा। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब आप राजनीति में नहीं आए थे, तब तो मैं उसका जवाब ही नहीं दे सकता। जून 1995। लेकिन कुछ भी हो जाए, राजनीतिक इतिहास का सामना आपको करना होगा। आप उससे भाग नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते मैं उस वक्त राजनीति में नहीं आया था तो उस समय के सवाल का जवाब नहीं दूंगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, इलेक्शन कमीशन ने समाजवादी पार्टी नई कर दी, इसलिए नई पार्टी पे कोई आरोप नहीं लग सकता, और वो इलेक्शन कमीशन ने नई पार्टी कर दी। अब मैं समझ गया इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी से आप एक साल में बहुत कुछ सीख गए, बहुत कुछ सीख गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने बिटरनेस के संबंध जुदा कर दिए, अलग कर दिए। अब आप एक नई राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब बुआ जी से भतीजे मिले तो उस मुलाकात में क्या बात हुई? ये मत बोलना ये बात किसी से ना कहना, ये बात तो कहना ही पड़ेगी आपको। देखिए, जनता जानना चाहेगी। उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा परिणाम आया हो, जहां और दलों ने हमारा सहयोग किया चुनाव में, जिनके सहयोग से पार्टी जीती। मान लीजिए गोरख पे निषाद पार्टी, उनकी अपनी पार्टी है, लेकिन उन्होंने अपना बेटा हमारे चुनाव चिन्ह से लड़ाया, और दलों ने सहयोग दिया, वाम दलों ने सहयोग दिया, नेशनल कांग्रेस पार्टी ने सहयोग दिया, अजीत सिंह जी की पार्टी ने सहयोग दिया, पीस पार्टी ने भी साथ दिया, और बाद में बहुजन समाज पार्टी का भी सहयोग मिल गया। तो शायद इतनी बड़ी जीत हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि उन्हें धन्यवाद दें, और इसलिए मैं खुद मिलने गया उनसे। सुनने में तो ये भी आया कि शायद मायावती जी और आगे बात करना चाहती थी, लेकिन आपने अभी तक उस पर कोई हरी झंडी नहीं दिखाई। एक बात आप समझ लेना कि राजनीति में हम तो हारे हुए लोग हैं, हमको तो जनता में झूठ बोल के हरा दिया, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जनता के जो वादे पूरे नहीं किए इनको भी सबक सिखाएं। तो इसलिए सबक सिखाने के लिए और देश को नई दिशा देने के लिए, और कम से कम जो लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है और अपमान का सामना कर रहे हैं, उनकी ताकत अगर बन जाए तो शायद
हमें कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े तो हम सेक्रीफाइस करेंगे। मतलब आप बलिदान देने को तैयार हैं? नहीं, आप देश की बलिदान जनता नहीं के देंगे, लिए तब तो हम बलिदान ही देने को खत्म हो तैयार जाएंगे। हैं? हम त्याग करेंगे। सेक्रीफाइस का मतलब यही होता है। हम त्याग करेंगे। तो क्या छोड़ेंगे आप? हम नेतृत्व बलिदान नहीं छोड़ करेंगे, हम देंगे? त्याग कर देंगे। चलिए आप त्याग करेंगे, मान लिया आप त्याग करेंगे, बट क्या त्याग कर देंगे? ये एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि अगर हमें कुछ समझौता करना है, आगे बढ़ना है, जो बात आपने कही, क्योंकि स्ट्रेटेजी एक पॉइंट तक है, उसके बाद क्या होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि हम तो समाजवादी लोग हैं, हमारा रास्ता साफ है, और अगर हमें कुछ त्याग भी करना पड़ेगा देश को दिशा देने के लिए, तो उसके लिए तैयार रहेंगे। और आप जानते होंगे, नहीं, जब कांग्रेस से हमारा गठबंधन हुआ और जब गठबंधन के लिए सीटों की बात हुई, हमारे बहुत सारे समाजवादी लोग और मेरे परिचित लोग ये चाहते थे कि इतनी सीटें मत दो कांग्रेस को, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा कि हां देनी चाहिए। मैंने दी उतनी सीटें, 100 से ज्यादा सीटें मैंने दी, लगभग 100 सीटें दी। आपने कहा था हाथ और साइकिल बिना हाथ के नहीं चल सकती, लेकिन एक बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी बात लगती है, अगर साइकिल पे हाथी बैठ गया तो क्या होगा, या हाथी के ऊपर साइकिल बांधी जाएगी? मैं इसका एक्सप्लेनेशन चाहता हूं। देखिए, ये हमारा चुनाव चिन्ह है, और साइकिल के साथ इसलिए लोग जुड़ना चाहते हैं कि एक तो इस पार्टी में नौजवान ज्यादा हैं, और ये चुनाव चिन्ह ऐसा है जो रफ्तार दे सकता है। मोटरसाइकिल उससे ज्यादा रफ्तार दे सकती है। मोटरसाइकिल कोई पार्टी नहीं है। है, नई पार्टी बनवाएंगे तो मोटरसाइकिल रख लेंगे। कोई मोटरसाइकिल वाली पार्टी नहीं है, अभी तो साइकिल वाली है। तो साइकिल रफ्तार दे सकती है, अगर हाथ लग जाए तो रफ्तार है। आपने जेट उतरवा दिया एक्सप्रेस वे पर आप अभी भी साइकिल में चलना चाहते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, और साइकिल कम से कम ये हमारे बहुत बड़ा आंदोलन इसके साथ उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। और साइकिल से बेहतर हो क्या सकता है? साइकिल से बेहतर क्या हो सकता है? आज के समय में लोग चिंता कर रहे हैं पर्यावरण की, अपने स्वास्थ्य की। जो साइकिल चलाएगा वो पर्यावरण भी ठीक रखेगा और अपना स्वास्थ्य भी बेहतर कर लेगा। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपकी बात में एक इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है, इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है। वो क्या है? आप कह रहे हैं कि निषाद पार्टी भी हमारे साथ आ गई, राष्ट्रीय लोकदल भी हमारे साथ आ गया, हमारे साथ फलानी जाति आ गई। जब आप करें तो वो सोशल इंजीनियरिंग, और जब बीजेपी करे तब वो जातिवाद। ये डबल स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है? नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी लोगों ने जात के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की होगी। जो नैरेटिव ढूंढा जा रहा था वो कम से कम हमने नैरेटिव दे दिया। ये जो बात आप कह रहे हैं, ये बीजेपी ने सिखाया है समाज को, देश को। ये समाजवादियों ने नहीं सिखाया। नैरेटिव देना तो बीजेपी ने सिखाया है, और आपने भी एक नैरेटिव दे दिया। देखिए, मैं कह रहा था कि आप कहीं ना कहीं बीजेपी से बहुत कुछ सीख रहे हैं। अगर उनसे सीख करके उन्हें ही हरा दे तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ये बात शानदार है, ये बात शानदार है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप जब धन्यवाद देने गए थे तो बुआ जी ने आपको कुछ मिठाई खिलाई? और कौन सी थी? चमचम थी, रसमलाई थी, बर्फी थी, या सिर्फ चाय पिला दी बिना चीनी के? ये सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतना कुछ खाने को मिला है, आप लोग भी ना पहुंच जाओ वहां पर। मतलब मैंने हमको भी वहां खाने को मिलता रहा है, एक बर्फी और नमकीन खाने को मिलता रहा है हमको वहां पे, बहुत सालों तक मिला है। समझ लो, अगर आपको उतना मिला है तो हमें कितना मिला होगा? नहीं तो मैं समझ रहा हूं, मैं गेस कर रहा हूं आपको क्या क्या मिला होगा। आपको कचौड़ी भी मिली होगी, आपको रसगुल्ले भी मिले होंगे, आपको चमचम भी मिले होगी, आपको रसमलाई भी मिली होगी। आप कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ बता रहे हैं कि क्या होने वाला है लोकसभा चुनाव के अंदर। आपने ये बता दिया मुझे कितना कुछ खाने को मिला, ये तो साफ कर दिया, ये सिंबोलिज्म हो गया। आप कह रहे थे आप मुझसे बात निकलवा नहीं सकते, लेकिन मैंने निकलवा ली कि आप बहुत कुछ खा के आए हैं मायावती के घर, और वो इतना कुछ खा के आएंगे तो रिटर्न में जब वो आएंगे आपके घर पे तो आपको उतना परोसना तो पड़ेगा, बराबरी तो करनी पड़ेगी। देखो, ये तो हमारे यहाँ व्यवहार ऐसे ही चलता है। तो हम तो है ऐसे व्यवहार को चलाने वाले लोग हैं, संबंध को चलाने वाले लोग हैं, तो हम तो ये व्यवहार चलाएंगे। अगर मीठा मिला है तो मीठा हम भी खिलाएंगे, उसमें क्या है। और जहां तक सवाल देश की जरूरत है, जो मैंने पहले भी कहा कि देश बहुत चीजों में पीछे है। हालांकि बहुत सारे राष्ट्रपति, बहुत सारे प्रधानमंत्री देश में आए हैं, लेकिन उन देशों से अगर हम अपने देश की तुलना करें तो हम कहीं नहीं खड़े हैं। कहीं भी जितने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आए हैं,
हमें बता दो, अगर एक भी देश में वहां पर किसान आत्महत्या कर रहा हो तो बता दो। एक भी देश में ऐसी गरीबी हो तो बता दो। एक भी देश में अगर नौजवानों को आंदोलन करना पड़ता हो, जो पूरी भर्ती हो गई हो। अभी बीटीसी वाले थे जिनका सब कुछ हो चुका है, केवल उन्हें नियुक्ति पत्र मिलना है, और नियुक्ति पत्र ये सरकार इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि समाजवादी सरकार में इनको नियुक्ति मिली है। इसी तरह पुलिस की भर्ती पूरी हो गई और हाई कोर्ट में पूरा का पूरा रिजल्ट जमा है, लेकिन ये सरकार उनको भी नहीं नौकरी दे रही, इसलिए क्योंकि वो समाजवादी सरकार के लोग हैं। लेकिन बताओ, दुनिया में कहीं ऐसा होता होगा? लेकिन सब कुछ आप जितने एग्जाम्पल दे रहे हैं वो कोर्ट से स्टे हैं। मैं ये कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि कई मामले कोर्ट में थे, हमने आते ही एक हफ्ते में ठीक कर लिया। हम उनसे पूछते हैं कि पूरी की पूरी पुलिस की भर्ती तैयार है, पूरा का पूरा परिणाम बनकर के हाई कोर्ट में है, आप क्यों नहीं उसका एफिडेविट सरकार की तरफ से दे देते हैं, उनका रिजल्ट घोषित हो जाए? नहीं, एफिडेविट दे सकते हैं, आपको लग रहा है अभी तो वो देखिए राम मंदिर का मसला कोर्ट में है, उसको भी नहीं सुलझा पाए अभी तक। आपको लगता है 2019 तक सुलझा लेंगे? देखिए, जो 2019 तक क्या होना है, ये देश के तमाम लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, वो जानते हैं कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र पे खरी नहीं उतर पाएगी, क्योंकि उनके दो संकल्प पत्र हैं उत्तर प्रदेश के लिए। तो एक दिल्ली वाला संकल्प पत्र और दूसरा उत्तर प्रदेश वाला संकल्प पत्र, और 5 बजट पूरे हो गए दिल्ली के, 2 बजट यहां के पूरे हो गए, 7 बजट हो गए। इन्होंने तो कहा था हम लैपटॉप देंगे, हमारे लैपटॉप की बुराई कर रहे थे। नहीं, वही लैपटॉप पे तो देख देख के मोदी जी का नारा उन्होंने अपना लिया। 2019 में जीत गए, 2014 में जीत गए, 2017 में आपको दिया। लेकिन उन्हीं छात्र नौजवानों को ये पता है कि समाजवादी पार्टी का जो लैपटॉप है इतने सालों के बाद भी चल रहा है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है अभी तक। लेकिन और इस बार वो हमारी मदद करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों से मैं मिला हूं, वो इस बार आने वाले 2 चुनाव 19 और 22 समाजवादियों की मदद करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो लैपटॉप छीन लिया उनका। जो लैपटॉप मिलना था इनके घोषणा पत्र में था, संकल्प पत्र में, एक भी लैपटॉप नहीं बांटा। आखिरकार मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए था कि क्यों नहीं बांटा। आप कह रहे हैं कि अर्जुन सहायक बुंदेलखंड में पानी हो जाएगा, अरे डैम किसने बनाया ये क्यों नहीं बताते हो? और हर चीज पे जांच, कम से कम हम ये बधाई देंगे अपने और उनके जो सिंचाई मंत्री हैं, सिंचाई मंत्री बहुत समझदार हैं। उन्होंने कहा कि अगर जांच करेंगे तो सब उलझ जाएगा, इसे जांच ही मत करो, जो योजनाएं पुरानी हैं सब चालू कर दो। इसी की वजह से आज कम से कम मुख्यमंत्री ये तो कह रहे थे कि बुंदेलखंड में पानी पहुंच जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, डैम कितने दिनों में बनता है? डैम समाजवादियों ने बनाया, अब केवल वहां पर और कैनाल सिस्टम बनाना है, शायद कैनाल सिस्टम ये बनाना शुरू कर देंगे तो वहां बुंदेलखंड के लोगों को पानी मिल जाएगा। लेकिन अखिलेश जी, आप तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी जो जो योजनाएं थी उसको लेकर योगी जी भाग गए, एकदम से तुरंत भाग गए। मैं ये कहता हूं वो अपना एक काम बता दें जो शुरू किया और उसका उद्घाटन कर दिया। हम ये कह सकते हैं इन्होंने उद्घाटन किए हैं। ये लखनऊ की मेट्रो नेताजी से मैंने झंडा दिखवाया था, और अगर ये समय पर रेलवे से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का हमें एनओसी दे देते तो शायद मेट्रो उसी समय उद्घाटन हो जाती, लेकिन इन्होंने उद्घाटन नहीं होने दिया। मैं कहता हूं नोएडा वाली जो मेट्रो बनी है, हकीकत जो तो ये दिल्ली है, को जोड़ने वाली, हकीकत तो ये है अखिलेश जी, आप भी इस हकीकत को मानेंगे कि आपकी बुआ जी ने उस मेट्रो को सैंक्शन किया था और बुआ जी के टाइम पे ही पिलर खुदने शुरू हो गए थे, भतीजे ने उसको झंडी दिखा दी। ये पूरे लखनऊ के सब जानते हैं, पहले पिलर से लेकर के आखिरी पिलर तक जब तक मेट्रो चली है पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी की है। और दूसरी नोएडा की, जो नोएडा को दिल्ली जोड़ने वाली मेट्रो है, जिसमें प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, वो पूरी की पूरी मेट्रो समाजवादी सरकार की देन है और नोएडा अथॉरिटी की देन है। हम पूछना चाहते हैं कि आपने कितना पैसा दिया, तो बता दो, केंद्र सरकार बता दे कितना पैसा दिया था जिस समय उद्घाटन हुआ था। नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो समाजवादियों ने दी है। गाजियाबाद में मेट्रो बन रही है। अभी जो एलिवेटेड सड़क देश की सबसे बड़ी, क्योंकि शहरों को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ऐसा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा शहर का नहीं होगा तो ट्रैफिक कैसे निकलेगा। गाजियाबाद में सबसे बड़ा 6 लेन एलिवेटेड 10 किलोमीटर का जो सड़क बनाई वो समाजवादी की देन है। आज समाजवादियों ने वहां उद्घाटन कर दिया तो सुनने में आ रहा है कि 307 और 302 का मुकदमा दर्ज हो गया। माल की बीजेपी की सरकार है। एलिवेटेड सड़क पे अगर समाजवादी लोग चले जाएं तो 302 और 307 की धाराएं लग जाएंगी। बताइए कैसे बीजेपी के लोग हैं। एक काम किया हो तो बता दें हमें, लखनऊ में कौन सा काम कर दिया हो बीजेपी की सरकार के लोग बता दें हमें। और जहां तक बात है मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में, जहां बच्चों की जान गई थी,
समाजवादी सरकार ने 500 बेड का वहां सुपर स्पेशलिटी बच्चों का हॉस्पिटल बनवाया था। अगर उसके लिए एक भी रुपया बजट में दिया हो तो बताएं हमें। 500 बेड का अस्पताल बना पड़ा है और उसको चालू नहीं कर रहे हैं। और उसी तरह गोरखपुर से देवरिया 4 लेन सड़क, उस पर कोई बजट नहीं दिया। गोरखपुर से सलीमपुर वाली सड़क पे कोई बजट नहीं दिया। ये लखीमपुर और सीतापुर वाली 4 लेन सड़क को वो भी काम रोक दिया। और बहुत कहते हैं कि हमने मथुरा के लिए काम किया है। जितना काम समाजवादी सरकार ने किया है मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना में, उसका 10% भी अभी तक पैसा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, होली तो मनाए वो बरसाने में, लेकिन 3000 करोड़ के लगभग पैसा समाजवादी लोगों ने दिया है। वहां सड़क, घाट और वहां के आसपास के जितने भी धार्मिक स्थल थे उनको बेहतर करने के लिए। हम पूछना चाहते हैं बीजेपी ने कितना पैसा दिया वहां पर? चलिए पैसे की मामले में नहीं जाते, एलोकेशन की बात है, इस आर्गुमेंट पे नहीं जाते। लेकिन आर्गुमेंट ये भी तो है अखिलेश जी कि आपके उन तमाम कामों को, कारण जो भी रहे हो, आपने बोला कि बहका दिया, नारा नखरा और नाटक हो गया, रिजेक्ट किया जनता ने, तो आप इसे जनता की नासमझी मानते हैं या ये मानते हैं कि जनता ने कोई गलत फैसला ले लिया? जनता ने तो ठीक फैसला लिया। और क्योंकि अगर हम 2012-2017 का परिणाम देखें तो हमारे कई विधायक ऐसे हैं जिन्हें यह लगता था कि वो कितने हजारों से या जीतने वाले हैं, उनका वोट नहीं कम हुआ। और मैं कई विधानसभा को उदाहरण दे सकता हूं कि जहां पर उतना ही वोट मिला लेकिन हार गए। दूसरी पार्टियों का वोट वहां से शिफ्ट हो गया, वो सीधा सीधा बीजेपी में चला गया। हमारा वोट कम नहीं हुआ। ये आर्गुमेंट हर कोई देता है कि हमारा वोट कम नहीं हुआ, लेकिन हकीकत यह है जो जीता वही सिकंदर। वो और उनको 3/4 बहुमत मिला और 3/4 बहुमत के साथ अखिलेश जी ये सिद्ध हो गया कि समाज के हर तबके ने उनको वोट किया था, यहां तक कि मुसलमानों ने भी। जो जीता वही सिकंदर, यही सिद्धांत हमने उपचुनाव में अपना लिया, इसीलिए बीजेपी घबरा गई। लेकिन हमने आपसे कहा कि जो सिद्धांत उनका है वही सिद्धांत हमने अपना लिया। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आप बीजेपी से बहुत कुछ सूझ गए हो। कार्तिक जी, 2017 का जैसे आपका घोषणा पत्र था, तो 2019 के लिए क्या वही घोषणा पत्र रहेगा या उसमें कोई बदलाव आएंगे? क्योंकि जो यूपी की 2 मेन स्ट्रीम पार्टियां थी, बीएसपी और एसपी, अगर वो एक साथ आती हैं तो उसका क्या स्वरूप होगा घोषणा पत्र का? मैं समझता हूं 2019 देश का चुनाव है। देश के तमाम सवालों को देखते हुए समाजवादी पार्टी क्योंकि घोषणा पत्र अपना बनाएगी और जनता के बीच में भी रखेगी, लेकिन हमारा मानना है और देश की कोई भी जो अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए काम हो सकते हैं वो समाजवादी सरकार या पार्टी उस समय रखेगी। क्योंकि देश की तमाम समस्याएं किसानों की, मजदूरों की और नौजवानों की, जो मैंने पहले कहा, बड़े पैमाने पर है। इसका रास्ता निकलना चाहिए। अगर दुनिया में दूसरे मुल्कों ने रास्ता निकाला है तो कम से कम हमें भी वो रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि आपके 5 सालों में भी आप वो रास्ता निकालने में पूरी तरह सफल नहीं रहे थे। मैं ये कह सकता हूं जिस रास्ते पे समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश को लेके आ गए थे, एक एक प्रोजेक्ट उठा करके देखिए, वही प्रोजेक्ट अगर आगे बढ़ते तो बड़े पैमाने पे लोगों को नौकरी, रोजगार और अर्थव्यवस्था बेहतर उत्तर प्रदेश की होती। नहीं तो मुझे आप ये बताइए, आप एक तरफ कह रहे हैं कि उन्हीं प्रोजेक्ट को वो आगे बढ़ा रहे हैं। अभी बढ़ा नहीं रहे हैं, अभी केवल उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं। जितना हमने स्वीकृत किया, उदाहरण के लिए लखनऊ का मेट्रो, जितनी काम करते हुए समाजवादी सरकार में छोड़ा था, उससे आगे का अभी भी सैंक्शन नहीं हुआ है। मान लीजिए ये सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है आपका एक्सप्रेसवे, जो हम लखनऊ तक ले आए। इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो आगे तक 70% जमीन ली है समाजवादी सरकार ने, वो प्रोजेक्ट कैसे पूरा किया जाए। अब कोशिश तो कर रहे हैं, बजट भी दे दिया उन्होंने। मान लीजिए सबसे ज्यादा बजट अगर किसी में दिया होगा तो उसके लिए दिया है बजट। और बजट दिया कितना? 1000 करोड़ रुपए। मैंने उनसे कहा और कई बार कहा कि इस 1000 करोड़ में अगर आप इस एक्सप्रेसवे को बनाएंगे तो बाराबंकी तक पहुंच पाएगा, उससे आगे नहीं पहुंच पाएगा। अच्छा अखिलेश जी, अगर 1000 करोड़ में बाराबंकी से आगे निकल जाए और फिर जो अलाइनमेंट है, अपने गोरखपुर के लिए अलाइनमेंट दे दिया, लेकिन जगह बता ही नहीं रहे कहां से गोरखपुर जोड़ेंगे। बस पैसा दे दिया कि हम गोरखपुर को भी जोड़ेंगे। आपने अयोध्या नहीं जोड़ा, बनारस नहीं जोड़ा, स्ट्रैटेजी नहीं बता रहे, वो भी स्ट्रैटेजी नहीं बता रहे, क्योंकि आने वाले समय की स्ट्रैटेजी आप भी नहीं बता रहे, वो भी नहीं बता रहे। नहीं, वो एक्सप्रेसवे है जो वो पूर्वांचल तक समाजवादी सरकार में बनना था। उन्होंने केवल इतना किया कि उसकी डिजाइन, उसका अलाइनमेंट वही है,
डिजाइन में चेंज कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि अगर हमने कुछ बनाया है, अगर वो बेहतरीन है डिजाइन, तो उससे और बेहतरीन डिजाइन क्या बना सकते हैं, कम से कम बीजेपी को ये करना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूं, मुझे एक दर्शक ने अभी भी सवाल भेजा है, उनका नाम नहीं आया। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या योगी जी नोएडा चले गए इसलिए 2 उपचुनाव हार गए? हालांकि नोएडा कभी नहीं गए थे। हालांकि नोएडा के लिए कहा यही जाता है, माना यही जाता है कि जो नोएडा जाता है उसकी गिनती उल्टी शुरू हो जाती है। अच्छा, खुशी की बात यह है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी दोनों गए थे। तो इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूं, इसीलिए अखिलेश यादव 5 साल तक नोएडा नहीं गए। मैंने तो ये कहा था कि अगर सरकार बन जाएगी तो मैं नोएडा जाऊंगा। इसीलिए तो नहीं बनी, तो आपने नोएडा कर लिया कि आप नोएडा जाएंगे, इसीलिए सरकार बनी नहीं। तो अब देखिए, मतलब नोएडा में ऐसा क्या कमाल है? अभी तक तो उसका असर दिखाई दे रहा है। अब असर दिखाई दे गया। उस समय भी नहीं लोगों ने माना था कि नोएडा जाने से क्या होता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी नोएडा गए और समाजवादी सरकार की बनी हुई मेट्रो का उद्घाटन किया और अपनी लोकसभा हार गए। अगर वो न जाते नोएडा तो शायद ये परिणाम नहीं आता। तो मैं योगी जी से कहूं कि योगी जी, अखिलेश जी ने आपको सलाह दी है कि आप नोएडा आगे ना जाएं। हालांकि उनका संबंध सीधा भगवान से होगा, उन्होंने संपर्क ही नहीं किया। उन्होंने संपर्क नहीं किया आपसे? नहीं, हमारा संपर्क तो किसी के माध्यम से होगा। अगर हम संपर्क भी करना चाहेंगे भगवान से तो हम किसी के माध्यम से करेंगे। उनका संपर्क तो सीधा है, तो उन्होंने पूछा ही नहीं, उनसे गलती हो गई। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि कई लोग आपकी पार्टी छोड़कर चले गए या एक आध लोग आपकी पार्टी छोड़कर चले गए, आपको ठीक लगता है कि आपने जया बच्चन जी को राज्यसभा भेजा एक सीट पर जो आपके हाथ में आ रही थी, और दूसरी सीट जिताने के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं? इस पे ये आपने बहुत अच्छा पूछा। बीजेपी जो जीत नहीं सकती है, उसने भी अपना एक प्रत्याशी लड़ाया है। हाँ, तो वो आपको कड़ी टक्कर देना चाहते हैं ना। वो आपके एक एमएलए के पापा जो मिस्टर नरेश अग्रवाल जी हैं, आने वाले हैं थोड़ी देर में यहां पर, वो अपने बेटे के साथ चले गए भारतीय जनता पार्टी में, तो आपका एक वोट तो कम हो गया। स्वाभाविक है, बेटा हिम्मत नहीं जुटा पाएगा पिताजी के अगेंस्ट जाने में, वो बेटा पिताजी के साथ चला गया। जहां तक सवाल तय का था, तय करने का, एक ही सीट हम दे सकते थे, और शायद बहुत लोगों से राय मशवरा करने के बाद हमें यह लगा कि जय बच्चन जी को जाना चाहिए, इसीलिए हमने जय बच्चन जी को वो सीट दी। शायद वो रुके रहते तो कुछ और बात बन जाती, लेकिन वो बीजेपी में चले गए, और बीजेपी में जाते ही उनकी भाषा देखो कैसी बदल गई, पता नहीं कौन सी भाषा बोलने लगे। कोई बात नहीं, अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी उनका भविष्य बेहतर करेगी। मैं देश का कर रही हूं भारतीय जनता पार्टी, तो उनका भी करे, हमारा यही निवेदन उनसे। आपका यही निवेदन है। अखिलेश जी, कुछ लाइटर नोट पे सवाल ले लें, हम बड़े गंभीर हो गए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप मायावती जी से मिले तो उन्होंने आपसे क्या कहा? बेटा कहा, बाबू कहा, बबुआ कहा, या फिर भतीजे कहा? देखो, बबुआ तो सब जानते हैं, ये तो अखबारों, टीवी में और मंचों पे हो गया ना, बुआ और बबुआ। अब 2 लीडर मिले हैं तो उस समय ये बातें नहीं होती, ये तो मंचों की बातें थी, मंच पे खत्म हो गई। नहीं, कुछ तो संबोधन किया होगा उन्होंने आपका। भाई, आपने उनको बोला होगा बुआ जी, तो उन्होंने आपको प्यार से कुछ बोला होगा भतीजे। वो मौका ही नहीं मिला उतना। अरे नहीं, अगली बार मैं ज्यादा वक्त के लिए जाऊंगा। मौका तो मिला होगा। तो मुझे आप ये बताइए कि जो मिठाई आपने खा ली है, तो अब उतनी ही मिठाई आप उनको खिलाएंगे, यानी आधी आधी सीट हो गई, तो फिर राहुल बाबा क्या करेंगे जो एक सीट मांग रहे थे गोरखपुर और फूलपुर में से? उन्होंने कहा कि हमने समाजवादी पार्टी से बात की और उन्होंने वो सीट देने से हमको इनकार कर दिया। कांग्रेस का क्या रोल रहेगा इसमें? हालांकि कांग्रेस का साथ रहेगा। तो फिर आप गाना गाएंगे, तेरा साथ है तो मुझे क्या पड़ी है, अंधेरे में भी मिल रही रोशनी है। कांग्रेस का साथ रहेगा, इतना मैं कह सकता हूं आपको। नहीं तो विभाकर शास्त्री जी अभी अभी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राहुल गांधी के बड़े करीबी है, वो कह के गए हैं कि अगर कोई यूपीए टाइप का गठबंधन बनता है तो उसके सर्वमान्य नेता राहुल गांधी ही रहेंगे। तो इसका मतलब है इस तरह के संकेतों के बाद आप राहुल गांधी की लीडरशिप मानने को तैयार हैं? कई बार चुनाव के बाद चीजें तय होती हैं, मतलब और शायद चुनाव के बाद ही चीजें तय होती हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। मतलब आपने संकेत दे दिया कि आप उनको कम से कम प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानने को तैयार नहीं है। मेरा संकेत साफ है कि कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध खराब नहीं है। नहीं, खराब नहीं है। हो सकता है ये भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट हो कि चलो कांग्रेस आप भी लड़ लो।
नहीं, कांग्रेस आप भी लड़ लो, पर जब बुआ और भतीजे के बीच इतनी सारी मिठाइयां बढ़ चुकी हैं, अगर कांग्रेस क्या खाएगी फिर? कांग्रेस पार्टी लड़ ली तो अच्छा हुआ ना, वो खराब बात थोड़ी हुई। तो आपका मतलब है कि उनका रेलेवेंस दिख गया? मैं ये आरोप और ये बात नहीं कहूंगा, लेकिन लड़ना ठीक है। नहीं, वो कह रहे थे कि फूलपुर या गोरखपुर से एक सीट उन्होंने मांगी थी, वो नेशनल पार्टी है, आपने नहीं दी, इसलिए हम मजबूर हुए चुनाव लड़ने के लिए। क्या ये सही है कि उन्होंने आपसे बातचीत की? देखिए, समाजवादी सरकार में या समाजवादी पार्टी में जो हम लोगों ने काम किया, वो तमाम चीजों को हम लेकर के और एक स्ट्रेटेजी तैयार की कि काम और संगठन जब दोनों एक साथ काम करेंगे और कुछ दलों का सहयोग मिल जाएगा तो हम ये एक्सरसाइज हम पहले से कर रहे थे। ये जो दोनों लोकसभा सीटों पर जो परिणाम आया है वो एक दिन की एक्सरसाइज नहीं है। कोई ये ना मान ले कि केवल एक दिन में ये फैसले हो गए। तो मतलब उसके ये लिए बहुत काम हुआ है। ये है कि रेडियो ट्यून पहले ही हो चुका था? नहीं, रेडियो ट्यून पहले ही हो चुका था। समाजवादी पार्टी अपने संगठन और कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहले ही काम कर रही थी और मेरे बहुत सारे समाजवादी यहां कार्यकर्ता होंगे या सुन रहे होंगे, वो जानते होंगे कि सदस्यता का जब अभियान चल रहा था उसी समय से हमने तैयारी शुरू कर दी थी। और सोचिए सदस्यता का अभियान कब चला था? 8-9 महीने हो गए, उससे ज्यादा समय गुजर गया और उसके बाद मैंने फिर सदस्यता का अभियान चलाया। ठीक है, मेरे सहयोगी, अब मतलब चला चली की बेला है, आपका बहुत वक्त ले लिया, आप बहुत व्यस्त हैं मुझे पता है, लेकिन प्रकाश पांडे और उसके बाद शमशेर सिंह। प्रकाश, ये प्रकाश पहले शमशेर, उसके बाद आप। अखिलेश जी, बुआ की और भतीजे की तो बात बहुत हो गई, पर आपके एक अंकल हैं, जब चुनाव के नतीजे आए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरा जो भतीजा है अखिलेश, उसने जो है अपने पिताजी के विरोध में फिर से एक नया कारनामा कर दिया है। गेस्ट हाउस कांड का जो है अभी तक कोर्ट में मामला है, उसने वापस नहीं लिया, जबकि कई दफा मैंने कहा था, सीएम था, ये अपने पिताजी को जेल भी भिजवा देगा, ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर लेगा। आपके अंकल जी ने ऐसा कहा। अंकल ने कुछ कम कहा और उन्हीं अंकल का मैं भतीजा भी हूं। अंकल रहे हमारे साथ बहुत दिन। और जहां तक सवाल नेताजी का है, आपको जानकारी होगी और ये मैंने भी सुना और देखा भी मैंने कि बहुत दिनों बाद, इस जीत के बाद, नेताजी ने लोकसभा में लाल टोपी लगाई। मतलब नेताजी बहुत खुश हैं इस संबंध से कि हाँ, वही काम मैं कर रहा हूं जो नेताजी ने एक बार किया था। मतलब नेताजी और अगर मैं लाइक फादर लाइक सन हो जाऊं तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है? मतलब नेताजी का आशीर्वाद मिल गया है। नेताजी का आशीर्वाद पूरा है। नेताजी का आशीर्वाद पूरा है। शमशेर, अंकल के बाद अब चाचा की बात करते हैं। चाचा ने कहा कि अगर अखिलेश उस समय मेरी बात मान लेते तो आज मुख्यमंत्री फिर से होते। मैं कोई बात नहीं बढ़ाऊंगा, अच्छी बात की, चाचा की बात कर दी आपने। चाचा से कहूंगा इस बार वोट दे दें हमें। देंगे क्या? आपको लग रहा है नहीं देंगे? नहीं, मांग लिया मैंने उनके माध्यम से। अखिलेश जी, आखिरी में, क्या डिंपल जी, ये हमने सुना है कि वो शायद चुनाव न लड़े, क्या वो चुनाव नहीं लड़ेंगी और क्या कारण होंगे अगर नहीं लड़ेंगी तो? हालांकि ये बीजेपी के लोग बहुत परिवारवाद की बात करते हैं, तो मुझे लगा शायद मैं मना कर दूंगा तो वो भी अपने परिवारवाद खत्म कर देंगे, लेकिन बीजेपी का परिवारवाद नहीं है। आज भी मुख्यमंत्री आए होंगे, जातिवाद, परिवारवाद, भाई मुख्यमंत्री जी को ये जानना चाहिए, उनके परिवार के बारे में नहीं बात करते हम लोग, हम और लोगों के बारे में परिवारवाद करते हैं। क्या बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? हम पे तो आरोप लगाते हैं परिवारवाद, और बीजेपी में जो परिवारवाद है उसका क्या कहेंगे? सही मायने में उन्हें खतरा है बीजेपी के परिवारवाद से ही, कि अगर कुर्सी उनकी छिनेगी तो कोई न कोई परिवारवाद वाला ही कुर्सी उनकी न छीन ले। नहीं, ठीक है, वो मैंने आपकी बात मानी, लेकिन आपने मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। क्या डिंपल जी चुनाव लड़ेंगी 2019 का या नहीं लड़ेंगी? हालांकि मैंने मना किया है कि डिंपल चुनाव नहीं लड़ेंगी, मैं पहले भी कह चुका हूं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। चलिए अखिलेश जी, आप आए। एक सवाल है अखिलेश जी से मेरा, क्योंकि लाइटर नोट के सवाल बहुत हुए हैं, मैं चाहता हूं कि एक बुनियादी सवाल आप ये कहते हैं, राष्ट्रीय स्तर की जब राजनीति की जाती है तो स्ट्रैटेजी वैसी ही होती है और आप त्याग करने को भी तैयार हैं। हमने मान लिया उत्तर प्रदेश की बात हो जाती है, लेकिन जब देश का आदमी वोट देने के लिए चलता है, सरकार देखता है हिंदुस्तान की कौन चलाएगा, तो मोदी के मुकाबले कौन चेहरा होगा, यह सवाल बड़ा हो जाता है।
अब राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई ऐसा चेहरा आप नहीं बना पाते हैं या राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई सहमति नहीं तैयार कर पाते हैं जो मोदी का मुकाबला कर सके, तो आपकी तमाम कोशिशें धरी की धरी रह जाएंगी। आपको नहीं लगता है? देखिए, जहां ये सवाल है वहीं जनता भी ढूंढ रही है, और कभी कभी जनता बनाती है नेता, और शायद आने वाले चुनाव में जनता ही नेता बनाएगी। और जो नेतृत्व कर रहे हैं, मैं बीजेपी के नेतृत्व के लिए कहता हूं कि आपने जितने वादे किए, कितने वादे पूरे हुए, आप खुद आकलन करिए अपना। और अगर आप आकलन करेंगे अपना, तो आप खुद पाएंगे कि आपने जनता को गुमराह किया। कौन सा बड़ा काम कर दिया आपने? मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री 48 देशों को घूम करके आए। बताओ, 48 देश में एक भी किसान अगर आत्महत्या कर रहा हो तो बता दें। इतने लंबे रास्ता अपना करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलते हो, और उसके बाद मुख्यमंत्री उनका वादा पूरा ना करते हो। कहीं दुनिया में लोकतंत्र में वादा खिलाफी होती हो तो बता दो हमें, कहीं होती हो? इतने लोकतंत्र हैं दुनिया में। ये प्रधानमंत्रियों से मिलना, राष्ट्रपतियों से मिलना, ये कारोबार का सिलसिला होता है। ये हमें ना बताएं कि किस लिए कौन राष्ट्रपति आते हैं, सब अपने कारोबार और बिजनेस को भी लेकर के साथ में आते हैं। आपको क्या मिला? और आप तो चीन से मुकाबला, पाकिस्तान से मुकाबला करके डराते हैं आप। आपने कहा कि ये कॉरिडोर बनाएंगे, डिफेंस कॉरिडोर। ये इसी लखनऊ में 5 साल हम डिफेंस से परमिशन मांगते रहे कि हमें एक ब्रिज बनाना है, उसका एक पिलर लगाना है। इस मिनट्स बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन इसी बीजेपी की सरकार ने वो परमिशन नहीं लेने दी डिफेंस से। अखिलेश जी, डिफेंस से नहीं ली, अब डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। मैं जानना चाहता हूं बीजेपी से, कौन सा डिफेंस कॉरिडोर बनाओगे? मैंने सबसे पहले चिट्ठी लिखी थी कि ग्वालियर से लेकर के लिप्पू लेक तक की सड़क 4 लेन कर दीजिए, और इसलिए कर दीजिए क्योंकि इसकी सड़क पर तमाम डिफेंस के कैंटोनमेंट्स आते हैं। आपका ग्वालियर का कैंटोनमेंट है, आपका बरेली है, आपका रानीखेत है, और बाकी जाकर के चीन बॉर्डर तक जुड़ जाती है सड़क। आपने कब 4 लेन कर दी? आप कॉरिडोर बनाना चाहते हैं डिफेंस। आपने बबीना के लिए क्या किया, जो सबसे बड़ा आर्मर्ड का सेंटर है? क्या किया आपने, बता दें हमें। जनता को धोखा देने के लिए, और जिनको डिफेंस कॉरिडोर आप बनवाना चाहते हो, उन्होंने तो आंध्र प्रदेश में, उन्होंने तो मध्य प्रदेश में जमीनें ले ली। आपने तैयारी करा दी दूसरों की, और हमें बता रहे हो कि डिफेंस कॉरिडोर बनेगा यूपी में। इतना बड़ा धोखा। और सैनिक स्कूल एक बनाया हो तो बता दो हमें। कम से कम पुरानी सरकार कांग्रेस ने एक सैनिक स्कूल मांगा था अमेठी में। हमने कहा तभी हम सैनिक स्कूल बनाएंगे अमेठी में जब हमें 2 सैनिक स्कूल और दे दोगे। कम से कम उन्होंने 2 सैनिक स्कूल और दिए। तो उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है, कम से कम समाजवादी सरकार है, जिसने 3-3 सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में बनाए हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल, तो डिफेंस में आप कॉरिडोर जनता को गुमराह कर रहे हो। कौन सा कॉरिडोर बना रहे हो? अखिलेश, देखिए क्या है ना, अब देश की जनता के बारे में सोचिए, आम आदमी के बारे में। आप सभी दलों में मिलकर ना जनता को कंफ्यूज किया दिया है। जब आप बोलते हैं तो लगता है कि अब वोट आपको देना चाहिए, उनको नहीं देना चाहिए। जब वो बोलते हैं तो लगता है कि नहीं, वोट उनको देना चाहिए, आपको नहीं देना चाहिए। वो कहता है कि मोदी के मुकाबले कौन है, आप कहते हैं उन्होंने किया क्या है। अब आम आदमी कहां जाएगा? कोई स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए देश की। आम आदमी को अपने आसपास देखना चाहिए। मुझे याद है वो दिन जिस दिन नोटबंदी हुई थी और उत्तर प्रदेश में सरकार थी समाजवादियों की। मैं जानता हूं उस दिन परिक्रमा हो रही थी 14 कोसी फैजाबाद में। अगर बीजेपी के लोग थे तो ये तो धर्म के लोग हैं। इन्होंने बताओ 14 कोसी यात्रा हो रही थी, उस दिन क्यों नोटबंदी कर दी? तमाम बेचारे गरीब 500 रुपए 1000 रुपए अपनी जेब में रखे थे। कैसे हमने उनकी मदद की? उस समय के जिलाधिकारी और फैजाबाद के लोग जानते होंगे, अधिकारी, कैसे हमने उनकी मदद की। और आपने कहा कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। पूरे चुनाव में हम चिल्लाते रहे कि रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। नहीं माना जनता ने। वोट गरीबों ने, किसानों ने बीजेपी को दे दिया, और यह मानते हुए दे दिया कि शायद इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन बताओ कौन सा भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या आम जनता नहीं जानती? इसलिए आम जनता बात समझ गई है। ये नोटबंदी केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव हरा दें समाजवादियों को, और गरीब और अमीर के बीच में खाई पैदा कर दें। गरीब को लगा शायद 15 लाख अभी आ जाएंगे। इस बार हम भी कहते हैं कि 30 लाख तुम्हें पहुंचा देंगे अकाउंट में। तो अगर मेरा अकाउंट नंबर दूं आपको? मेरा भी अकाउंट नंबर ले लीजिए, मेरा भी वैशाली का एक एड्रेस है।
आपका अकाउंट में नहीं भिजवाएंगे। क्यों नहीं भिजवाएंगे आप? ये तो आपको गलत वैसे है ना। भिजवा देंगे। हाँ, वैसे ही भिजवा मैं देंगे। पकड़ा जाऊंगा उसमें। नहीं, अगर वैसे भिजवाना हो तो कब भिजवाएंगे बताइए। ये मैं माइनस इंतजार करने, ये करूं। बात नहीं है। चलिए, हाँ, ठीक है। आई वाज जस्ट जोकिंग। नहीं, वो तो ये मजाक की बात थी, बट हमारा आपका। लेकिन ये बात है, जो नोटबंदी वाला था, जनता को लगा शायद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। कैसा फैसला लिया सरकार ने। और जीएसटी, चलो एक बार को हम जीएसटी अच्छा भी मान लें, क्योंकि गुजरात का परिणाम आ गया। लेकिन पूछो व्यापारियों के साथ क्या गुजर रहा है। ये सिंपल जीएसटी होना चाहिए। सरलीकरण कैसे होगा, टैक्सेशन का सरलीकरण करना चाहिए, और कारोबार करने वाले को जेल नहीं जाना चाहिए। ये बात अगर मैं कह दूं तो शायद हमसे ये लोग कहेंगे कि हम जाने कैसे विरोधी आदमी हैं। दुनिया में हमें बताओ कितने देश हैं जो कारोबार करने वालों को जेल भेज देते हैं। हां, ये सरकार तो विदेश भेज देती है। और फिर ये जो विदेश गए ये तो वो दिख रहे हैं जो भाग के गए हैं। शायद इनसे कारोबार कराया जाता तो ज्यादा लोगों को नौकरी मिल जाती, ज्यादा फायदा होता। और कई हजार जो चले गए अपनी सुरक्षा के लिए, अपने कारोबार के लिए, कम से कम बताना चाहिए ना कितने भारत के लोग छोड़ के चले गए देश। बड़े पैमाने पे देश छोड़ के चले गए। अगर आपके संपन्न लोग, पढ़े लिखे लोग देश छोड़ के चले जाएंगे तो इस देश को बनाएगा कौन। तो आपने इस देश में क्या माहौल बनाया है जिससे ये देश बने और उनसे सुंदर अच्छा देश बने। कम से कम मैं भरोसा दिला सकता हूं, और लोगों को शायद भरोसा होगा जो काम हमने किया है वो उदाहरण वाला काम किया है। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो कम से कम न जाने कितने लोगों का जीवन बदलेगा। चलिए, आखिरी चीज, आप कह रहे थे कि अगर आप ऐसे सवाल पूछेंगे तो खबर नहीं निकाल पाए। अब एक पत्रकार हेडलाइन कैसे बनाता है मैं बताता हूं आपको। उदाहरण पहला देता हूं कि आपने कहा कि जो फैसले, कई फैसले चुनाव के बाद हो जाते हैं, यानी नेता का फैसला चुनाव से पहले नहीं होगा। दूसरी बात, ये मेरा निष्कर्ष है, ये मेरे एडिटर के तौर पे मेरी अपनी टिप्पणी है। दूसरी बात, आपने संकेत दे दिए कि बुआ भतीजे में बराबर बराबर बटेगी और थोड़ी सी कांग्रेस को मिल जाएगी। दूसरी बात, तीसरी बात, क्योंकि आपने जितना खाया उतना देंगे। तीसरी बात कि आपके गठबंधन का कोई नेता नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे और नेता का फैसला चुनाव के बाद होगा, लेकिन गठबंधन बनेगा। मेरी ये तीनों हेडलाइन ठीक है ना अखिलेश जी? देखिए, मैं नहीं ठीक है कि नहीं बता दीजिए। मैं हेडलाइन, अगर मैं ही हेडलाइन, मुझे ही हेडलाइन बनानी होती तो मैं हेडलाइन बनाने वाले हैं। आप तो हेडलाइन बनाने वाले हैं, आप जो बोलेंगे उस पर हम हेडलाइन बनाएंगे। क्योंकि मैं इतना कुछ बोल चुका हूं, इसमें से कुछ भी बना सकते हैं आप। तो मतलब मेरी तीनों बातें सही साबित हुई, मैंने आपसे कुछ तो निकलवा लिया। मान लीजिए आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं। चलिए, मैंने आपकी बात मानी, लेकिन अखिलेश जी आप यहां पर आए और मैं चाहता हूं कि स्टैंडिंग ओवेशन के साथ पूरा का पूरा हॉल अखिलेश जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें।